वंदे मेहदम के महा एपिसोड में सबसे पहले बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। साल 2024 में मोदी ने कई इतिहास रचे। 2 टर्म सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले नेहरू के बाद वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। इसके अलावा इस साल 5 अलग अलग देशों ने मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। कर्म, किस्मत और कामयाबी के बीच एक अव्यक्त लेकिन कालातीत रिश्ता होता है। दुनिया के महानतम लोगों की तारीख इस बात की सरगोशी करती है। इन्हीं महानतम शख्सियतों में से एक ऐसा भी शख्स है जिसकी बेहिसाब कामयाबी का गणित कर्म और किस्मत की कसौटी पर हल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। नरेंद्र मोदी की कामयाबी की किताब के हर सफ़हे पर ये सच अंकित है कि इनकी कामयाबी का अफसाना कर्म और किस्मत के कुल योग से कहीं ज्यादा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये वो राजनेता है जो पहली बार विधानसभा में पहुंचा तो सीएम बनकर और पहली बार लोकसभा पहुंचा तो पीएम बनकर। मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी की आप चाहे कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन इस सच्चाई से कैसे इनकार किया जा सकता है कि पिछले 23 साल से ये शख्स लगातार सीएम और पीएम जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक आसन पर विराजमान है। दिलचस्प तो ये है कि इनकी मकबूलियत का फैलाव हिंदुस्तान की सरहदों तक महदूद नहीं है। अमेरिका के ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी साल 2021 से ही लगातार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं। 26 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच हुए ताजा सर्वे में भी मोदी की लोकप्रियता का वैश्विक डंका बज रहा है। दुनिया के शीर्ष 25 नेताओं की सूची में 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी टॉप पर बने हुए हैं, जबकि सिर्फ 18% लोगों ने मोदी को अप्रूवल नहीं दिया है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली हैं, जिन्हें 66% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जबकि 29% लोगों ने इन्हें डिसअप्रूव किया है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबॉम पार्डो हैं, जिन्हें 64% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जबकि 28% लोगों ने इन्हें डिसअप्रूव किया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सूची में 11वें नंबर पर हैं, जिन्हें 38% अप्रूवल रेटिंग मिली है और 55% लोगों ने इन्हें डिसअप्रूव किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस लिस्ट में 13वें नंबर पर हैं, जिन्हें सिर्फ 37% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जबकि 55% लोगों ने इन्हें डिसअप्रूव किया है। कमाल तो ये है कि सिर्फ आम जनमानस ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स भी नरेंद्र मोदी के मुरीद बने हुए हैं। Prime Minister Modi is the boss. He is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable visionary. Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. I want to once again thank Prime Minister Modi for his leadership and his hospitality in hosting the G20. На производство и использование автотранспорта, произведенного в Индии. Здесь премьер-министр Моди абсолютно, мне кажется, правильно делает, что продвигает идею. गुजरात के वडनगर के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने वाला ये शख्स आज कामयाबी और शोहरत के उस अलभ्य शिखर पर पहुंच चुका है कि रूस और अमेरिका जैसे परस्पर विरोधी देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक सुर में मोदी की तारीफ करने से संकोच नहीं करते। पहली नजर में बेशक इस बेनजीर कामयाबी में कर्म और किस्मत का प्रबल संगम दिखाई दे, लेकिन गहराई से सोचने पर मन ये मानने को विवश हो जाता है कि कर्म और किस्मत के आगे भी कोई फलसफा है जो नेपथ्य में रहकर जिंदगी की विसात पर अपनी चाल चलता है। याद कीजिए 26 मई 2014 का वो दिन जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी, तो उनके विरोधियों ने ये तराना छेड़ दिया था कि अब मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्ते खराब हो जाएंगे और खाड़ी के देश भारत को क्रूड ऑयल देना बंद कर देंगे। लेकिन पहली बार शपथ ग्रहण के करीब 10.5 साल का लंबा अरसा गुजर जाने के बाद आज सच्चाई यही है कि खाड़ी के 4 देशों समेत दुनिया के 9 मुस्लिम देश पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं।
21 और 22 दिसंबर को 2 दिवसीय कुवैत दौरे पर रहे नरेंद्र मोदी को इस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा। साल 2019 में यूएई ने मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द जायद से सम्मानित किया था। साल 2019 में ही बहरीन ने भी मोदी को सर्वोच्च सम्मान किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से नवाजा था। साल 2016 में सऊदी अरब ने सर्वोच्च सम्मान किंग अब्दुल अजीज साश से सम्मानित किया था। खाड़ी के इन देशों के अलावा अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, मालदीव, मिस्र और नाइजीरिया जैसे मुस्लिम देश भी मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज चुके हैं। नाइजीरिया ने तो साल 2024 में ही मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। साल 2024 में नाइजीरिया और कुवैत समेत 5 देशों ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। काबिले गौर है कि रूस और फ्रांस समेत दुनिया के कुल 20 देश पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। साफ है कि सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी पीएम मोदी निर्विवाद रूप से हर दिल अजीज नेता हैं। अपने देश की बात करें तो आजादी के बाद सफलतापूर्वक 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी अकेले नेता हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कभी कभी तो लगता है कि इस शख्स की कुंडली में अपराजेय योग है। सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए तो लगातार तब तक बने रहे जब तक कि पीएम की कुर्सी नहीं मिल गई, और पीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद सिलसिला आबाद है। साल 2024 इस बात के लिए अविस्मरणीय हो गया है कि इसी साल अयोध्या की पावन जन्मभूमि पर भगवान राम के अलौकिक विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की गई। सोचिए, वो व्यक्ति कितना भाग्यशाली है जिसने अयोध्या की जन्मभूमि पर प्रतिष्ठित रामलला की प्रतिमा बनाई है। वो बेमिसाल शिल्पकार कोई और नहीं बल्कि अरुण योगीराज है। रामलला की प्रतिमा बनाकर अरुण योगीराज इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। चार 490 साल के लंबे और पीड़ादायक इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या की पावन राम जन्मभूमि पर आखिरकार रामलला के अद्भुत अलौकिक विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की गई। आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। सालों साल से राह तकत है तुम्हारी नगरी भगवन। 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों ने जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठित रामलला की पतित पावन मन भावन श्यामल प्रतिमा की जब पहली झलक देखी तो उनकी आंखें नम हो गईं। न्याय करो प्रभु, कष्ट हरो प्रभु। रामलला की ये प्रतिमा इतनी मोहिनी, जीवंत, करुणामयी और मन को विश्राम देने वाली है कि सामने खड़ा श्रद्धालु पलक झपकाने से भी परहेज करने लगता है। जाहिर है रामलला की सजीव छवि को देखने के बाद इसके शिल्पकार की सुधि अनायास होने लगती है। ये मूर्तिकार कोई और नहीं बल्कि कर्नाटक के मैसूर जिले के निवासी अरुण योगीराज हैं, जिनकी पिछली 5 पीढ़ियां मूर्तिकारी की सेवा में लगी हुई हैं। अरुण योगीराज ने अयोध्या में 6 महीने तक एक ही जगह रहकर रामलला की इस छवि को पूरे मनोयोग से गढ़ा और इस दौरान वो इतने राममय हो गए कि दूसरा कोई ख्याल मन में आया ही नहीं। I feel I'm the luckiest person in the earth, and also the blessings of
my ancestors and family members, and also blessings of Ram Lalla. It is really, sometimes I feel like I'm in a dream world. राम जन्मभूमि में प्रतिष्ठित रामलला की अलौकिक प्रतिमा 4.25 फीट ऊंची है, जिसमें 5 साल के रामलला की भाव भंगिमाएं उकेरी गई हैं। इस मूर्ति का सबसे अनुपम श्रृंगार है इसकी आंखें, जो इतनी सजीव हैं कि सामने खड़े श्रद्धालु के मनोभाव से एकाकार होती जान पड़ती हैं। अरुण योगीराज ने रामलला की करुणामयी सजीव आंखों को चांदी के हथौड़े और सोने की छेनी से तराशा था। शिल्पकार के भीतर पारलौकिक संवेदना और चेतना के संचार के साथ अगर सात्विक भाव न हो तो ऐसा शिल्प वो गढ़ ही नहीं सकता। अरुण योगीराज रामलला की प्रतिमा से पहले करीब 1000 मूर्तियों को गढ़ चुके हैं, लेकिन अविगत अकथ अपार परमात्मा को गढ़ने के बाद मूर्ति शिल्प की दुनिया में वो अमर हो गए हैं। इससे पहले केदारनाथ में स्थापित आदिगुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची दिव्य प्रतिमा के शिल्पी भी अरुण योगीराज ही हैं। करीब 1000 मूर्तियों को गढ़ने वाले अरुण योगीराज आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा को अपना सर्वोत्तम शिल्प मानते हैं। वजह यह है कि अरुण के बाकी के शिल्प में उनके पिता योगीराज कोई ना कोई त्रुटि निकाल ही देते थे, लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा देखने के बाद उन्होंने अपने बेटे की दिल खोलकर तारीफ की थी। Adi Shankaracharya, I tell you why. Before that, I sculpted more than thousands of idols, and my only intention is to get appreciation from my father. So हर वक्त वो आ रहा था, कुछ ना कुछ गलतियां दिखा के मेरे को गुस्सा निकल रहा था। So but मेरा वो कितना गुस्सा निकल रहा है, इतना मैं भी एडमेंट हो रहा था, मैं उनके साथ हाँ तो करना है। So after completing Adi Shankaracharya idol, he called me. Even my mom is there with him. He started crying and telling, मेरा father का नाम आप रोशन कर दिया. So because of that idol, I got an appreciation, which I waited more than 25 years. देश की राजधानी दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक इंडिया गेट के पास स्थापित काले ग्रेनाइट से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची अनूठी प्रतिमा के शिल्पकार भी अरुण योगीराज ही हैं। साफ है कि मूर्ति शिल्प के मामले में अरुण योगीराज से बड़ा शिल्पकार आज दूसरा नहीं है। साल 2024 में सिल्वर स्क्रीन पर सबसे ज्यादा डंका बजा दक्षिण के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बाहुबली 2 को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। कमाल तो यह है कि रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद भी अल्लू अर्जुन की यह फिल्म ना ही रुकने को तैयार है और ना ही झुकने को। जो मेरे हक का पैसा है, वो 4 आना हो या 8 आना, वो 7वें आसमान पर हो या 7 समंदर पार हो, पुष्पा का उसूल करने का वसूल। साल 2024 दक्षिण भारत के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के लिए लकीएस्ट ईयर साबित हुआ है। साल के आखिरी महीने में 5 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई उनकी फिल्म पुष्पा 2 ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। कमाल यह है कि रिलीज के 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म वाइल्ड फायर बनी हुई है और कमाई के नए कीर्तिमान बना रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 25 दिसंबर को रिलीज हुई वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन रिलीज के तीसरे दिन सिर्फ 3 करोड़ 65 लाख का कलेक्शन कर पाई, जबकि पुष्पा 2 ने रिलीज के 23वें दिन 8 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन कर लिया।
इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा 2 भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे धमाकेदार फिल्म साबित हुई है। पुष्पा 2 भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म है जिसने रिलीज के तीसरे हफ्ते में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। तीसरे हफ्ते पुष्पा 2 ने कुल 129.5 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तीसरे हफ्ते में अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन है। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1130 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर पुष्पा 2 अब तक की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन गई है। सिर्फ हिंदी वर्जन में पुष्पा 2 ने 732 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है, जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा है। 23वें दिन तक पुष्पा 2 ने वर्ल्ड वाइड करीब 1600 करोड़ का कलेक्शन किया है। साफ है कि अल्लू अर्जुन साल 2024 के सबसे बड़े स्टार बनकर उभरे हैं। अल्लू अर्जुन के वाइल्ड फायर में बॉलीवुड के बड़े बड़े धुरंधर धराशायी हो गए हैं। फायर है तू, फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। दक्षिण भारत की दिलकश अदाकारा रश्मिका मंदाना ने साल 2024 में सफलता का परचम लहरा दिया है। हुस्न की इस मल्लिका ने पहले एनिमल फिल्म के जरिए वाहवाही बटोरी और अब उनकी फिल्म पुष्पा 2 के तो कहने ही क्या। जरा कल्पना कीजिए उस हीरोइन के बारे में ऑडिशन में जिसे 1-2 बार नहीं बल्कि 20 से ज्यादा बार ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम्हारा चेहरा मोहरा और अपीयरेंस एक्ट्रेस के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं है। हर रिजेक्शन पर ये लड़की घर आकर अकेले में रोती थी और अपनी कमतरी के लिए खुद को कोसती थी। लेकिन वक्त का खेल देखिए कि वही लड़की आज टॉलीवुड के बाद बॉलीवुड का भी सबसे नायाब नगीना बन चुकी है। यही दूर दूर गूंजे फितूर पर बादशाह है मेरे जानू। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी पुष्पा 2 की चुलबुली लवेबल श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना है। रश्मिका की जिंदगी में वक्त ने ऐसी करवट ली कि आज सिल्वर स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी ही सुपरहिट की गारंटी बन चुकी है। साउथ इंडिया की इस हॉट एंड सावर हीरोइन का जलवा हिंदी हार्टलैंड में कितना जबरदस्त है, इसका अंदाजा उनकी सिर्फ 3 फिल्मों से लगाया जा सकता है। साल 2021 में रिलीज हुई पुष्पा द राइज उस साल की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म थी, जिसने कोरोना महामारी की दुश्वारी के बीच वर्ल्ड वाइड 313.8 करोड़ का रिकॉर्ड कलेक्शन किया था। साल 2023 में रिलीज हुई एनिमल 917.82 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई। 5 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई पुष्पा 2 ने तो कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। शुरुआती 6 दिनों में ही पुष्पा 2 ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर सबको हक्का बक्का कर दिया। पुष्पा 2 ने तो पहले ही दिन 175 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर ओपनिंग डे कलेक्शन के अब तक के सारे रिकॉर्ड जमींदोज कर दिए थे। 5 दिसंबर को रिलीज होने के बाद पुष्पा 2 हर रोज कलेक्शन का नया कीर्तिमान बना रही है। इसे आप इत्तेफाक मान सकते हैं या रश्मिका मंदाना के दिलकश आकर्षक मनमोहक व्यक्तित्व का जादू, पर सच्चाई यही है कि पिछले 5 साल में भारतीय सिनेमा में छप्पड़ फाड़ कमाई करने वाली जो 5 फिल्में हैं, उनमें से 3 में इस अभिनेत्री की दमदार मौजूदगी है। मुसलसल मेहनत और बेहिसाब संघर्ष के बाद भी नाकामी का दामन न छूटे और निराशा अवसाद में तब्दील होकर सताने लगे तो रश्मिका मंदाना की नजीर संजीवनी बन सकती है। एक वक्त था जब लगातार मिलती नाकामी से परेशान होकर रश्मिका की मां सुमन मंदाना ने अपनी बेटी को मॉडलिंग और एक्टिंग छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करने की नसीहत दी थी। बदकिस्मती की इंतहा ये थी कि लगातार नाकामियों के बाद एक फिल्म के किरदार के लिए रश्मिका को 2 महीने की ट्रेनिंग दी गई, लेकिन बाद में वो प्रोजेक्ट ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन बदकिस्मती और नाकामियों से निराश होकर जो हार मान ले वो रश्मिका नहीं हो सकती। पहला ब्रेक मिलने के महज 8 साल के भीतर रश्मिका का स्टारडम इतने ऊंचे मकाम पर पहुंच चुका है कि सपनों का बेपनाह दायरा भी उसके विस्तार में कहीं विलीन होता नजर आ रहा है।
मनु भाकर ने साल 2024 में खेल की दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली आजाद भारत की वो पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने पेरिस में 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। करीब 5000 साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का युगातीत कालजयी उपदेश दिया था। उसी गीता के मर्म को आत्मसात कर हरियाणा की बेटी ने कुरुक्षेत्र से 6458 किलोमीटर दूर पेरिस में नया इतिहास रच दिया। आजाद हिंदुस्तान के 77 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब हिंदुस्तान के किसी खिलाड़ी ने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने का अभूतपूर्व करिश्मा कर दिखाया है। ये करिश्माई कन्या कोई और नहीं बल्कि उसी हरियाणा के झज्जर की बेटी मनु भाकर है। 28 जुलाई को मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाया था। इस ऐतिहासिक कामयाबी के नगाड़े का शोर अभी थमा भी नहीं था कि मनु ने 30 जुलाई को सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में एक और ब्रॉन्ज पर सटीक निशाना लगा दिया। मुझे वैल्यू पता है अब कि जब भी मैं कोई कंपटीशन जीतूंगी ना तो मुझे समझ में आता है कि इतने एफर्ट्स लगे हैं इसके पीछे और उसके बाद जाकर ये मेडल मुझे मिला है, तो मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है और आई नो द फीलिंग, आई नो द वैल्यू ऑफ द मेडल दैट आई वेयर। इससे पहले कोई भी भारतीय एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने का जौहर नहीं दिखा पाया था, महिला या पुरुष कोई भी नहीं। कमाल तो ये है कि अभूतपूर्व कामयाबी के इस इतिहास की रचना की ऊर्जा सनातन के इतिहास के उस पावन ग्रंथ गीता से मिली, जिसकी प्रासंगिकता गुजरते वक्त के साथ मध्यम पड़ने की बजाय और प्रखर होती जा रही है। साल 2024 में भारत के एक लाल ने दुनिया भर में अपने देश का डंका बजा दिया। भारत की ये लाल कोई और नहीं बल्कि डी गुकेश है, जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बनने का कारनामा कर दिखाया है। गुकेश की ये ऐतिहासिक उपलब्धि स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई है। One dynasty ends and a new one begins. And after weeks of जंग में मनोयोग से मुब्तिला रहने वाला योद्धा जब बाजी पलटकर विजय का पताखा लहराता है तो उसके चट्टानी इरादों की ओट की आंखों से आंसू टपकते हैं और गौरव के उसी क्षण में उसके देश के लोग जीत का नगाड़ा बजाकर जश्न में डूब जाते हैं। I really want to be the one to bring back the title to India, and this dream that I had like more than 10 years ago has been the single most important thing in my life so far. So doing this for myself, for my loved ones and my country, it's चेन्नई के डी गुकेश ने हिंदुस्तान से 5800 किलोमीटर दूर सिंगापुर में जब शतरंज की दुनिया में नया इतिहास रचा तो इस अभूतपूर्व जीत की खुशी में ऐसे निढाल हुए कि उनके नैनों से अश्रु बिंदु मोती बनकर ढलने लगे और इन आंसुओं को देखकर हिंदुस्तानी जश्न में डूबने लगे, क्योंकि ये जीत इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाली जीत है। ये जीत 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गौरव के भाव से भर देने वाली जीत है। ये जीत न भूतो न भविष्यति वाली जीत है। गुकेश ने डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन चीन के डिंग लीरेन को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की दुनिया में कितने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं, ये जानना अपने आप में बेहद दिलचस्प है। इस जीत के बाद डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के करीब 138 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर लिया है। गुकेश ने महज 18 साल 7 महीने और 5 दिन की उम्र में चेस का वर्ल्ड चैंपियन बनने का अविश्वसनीय कारनामा कर दिखाया है।
इससे पहले यह रिकॉर्ड रूस के गैरी कास्पारोव के नाम था, जिन्होंने साल 1985 में 22 साल और 6 महीने की उम्र में विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। गुकेश दुनिया के अब तक के 18वें विश्व शतरंज चैंपियन हैं। विश्वनाथन आनंद के बाद डी गुकेश भारत के दूसरे वर्ल्ड चैंपियन हैं। साल 2013 के बाद भारत पहली बार शतरंज का वर्ल्ड चैंपियन बना है। साफ है कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के 138 साल के इतिहास में अकेला टीनेजर वर्ल्ड चैंपियन बनकर डी गुकेश ने हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास की रानाइयों को और ज्यादा निखार दिया है। पर बेहिसाब रोमांचित करने वाली बात तो यह है कि गुकेश ने महज 11 साल की उम्र में ही दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उन्हें सबसे कम उम्र का वर्ल्ड चैंपियन बनना है। अगर आपको यकीन ना हो तो 11 साल की उम्र में गुकेश के दिए बयान को सुन लीजिए। And what about your personal ambition? You're just 11 years, 6 months old. What do you want to do when you grow up? I want to become the youngest world chess champion. इसे कहते हैं डीप डिटर्मिनेशन। बाल्यावस्था में ही गुकेश ने अर्जुन की तरह लक्ष्य निर्धारित कर लिया और वक्त आने पर लक्ष्य भेदन कर अपनी अदम्य इच्छा शक्ति को जग जाहिर भी कर दिया। जाहिर है समूचे हिंदुस्तान और दुनिया के कोने कोने में रहने वाले हिंदुस्तानियों को अपने टीनेजर विश्व चैंपियन पर गर्व है। भारत के घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का जलवा बढ़ता ही जा रहा है। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में भी वो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। इतना ही नहीं, टेस्ट रैंकिंग में 900 से ज्यादा पॉइंट्स लाने वाले वो भारत के दूसरे गेंदबाज हैं। इससे पहले 900 अंक पार करने का रिकॉर्ड सिर्फ आर अश्विन के नाम था। प्रतिभा के बीज को निखारने के लिए अमूमन अभ्यास की उर्वर भूमि की जरूरत होती है, लेकिन सृजन के कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो बगैर बागवा के पहाड़ का कठोर सीना चीरकर आसमान चूमने का जौहर दिखाते हैं। जसप्रीत बुमराह प्रतिभा के उसी दुर्लभ बीज की बेमिसाल मुनादी हैं। क्रिकेट के मैदान पर अपने हुनर का लोहा मनवाने वाले जितने भी धुरंधर हैं या थे, अमूमन उन सब ने बेहद नन्ही उम्र से ही मैदान पर पसीना बहाना शुरू कर दिया था। लेकिन बुमराह इस नियम के अलहदा अपवाद हैं। इस खामोश योद्धा को जब तक अभ्यास की उर्वर भूमि नहीं मिली, अपनी प्रतिभा के बीज को अंदर ही अंदर सिंचित करता रहा। क्या आप यकीन करेंगे कि जो शख्स आज निर्विवाद रूप से दुनिया का सबसे घातक सीमर है, उसने 16 साल की उम्र में पहली बार प्रोफेशनल क्रिकेट ग्राउंड की शक्ल देखी थी। आज वही बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों की सूची में न सिर्फ टॉप पर हैं, बल्कि 900 से ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने वाले टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दूसरे भारतीय गेंदबाज बनने का गौरव भी हासिल कर लिया है। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में बुमराह 904 पॉइंट्स के साथ शिखर पर हैं, जबकि सूची में दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कासिगो रबाडा हैं, जिन्हें 856 अंक मिले हैं। 852 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया के जोस हेजलवुड इस सूची में तीसरे नंबर पर हैं। काबिले गौर है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले 4 टेस्ट में ही बुमराह ने 30 विकेट झटक कर सनसनी मचा दी है। सोचिए, ये वही गेंदबाज है प्रोफेशनल क्रिकेट के मैदान में जिसने 16 की उम्र में पहला कदम रखा था। बेशक बुमराह के क्रिकेटर बनने की रियल कहानी किसी फैंटेसी से कम नहीं है। दरअसल बुमराह की मां अहमदाबाद के निर्माण हाई स्कूल की प्रिंसिपल थी और बुमराह उसी स्कूल के छात्र थे। प्रिंसिपल मां के लाख जतन के बावजूद बुमराह का मन जब पढ़ाई में नहीं लगा तो झेप मिटाने के लिए उस मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने ही स्कूल के क्रिकेट कोच किशोर त्रिवेदी के सुपुर्द कर दिया। 6 दिसंबर 1993 को जन्मे बुमराह पहली बार साल 2009 में नेट प्रैक्टिस करने के लिए उतरे थे। जिस उम्र में सचिन तेंदुलकर टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी लगा चुके थे, उस उम्र में बुमराह ने पहली बार नेट प्रैक्टिस शुरू की थी।
वो जनरल कोचिंग कैंप में जो जनरल बॉयज आते हैं वो लड़का है यार, जसप्रीत। ये कोचिंग कैंप में ही रेगुलर आने लगा। 3-4 दिन मैंने देखा उसको कि ये यूनिक एक्शन वाला लड़का है, तो फिर मैंने बुलाया कि ये तुम्हारी एक्शन अच्छी है, ये एक्शन चेंज मत करना। बस तब से मैंने उसके पीछे थोड़ा ध्यान भी दिया और नेट में भी उसको मैं अच्छी तरह से उसको बॉलिंग और ये सब कराने लगा। कोच किशोर त्रिवेदी ने नेट पर जब बुमराह की बॉलिंग देखी तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये नौजवान नायाब नगीना है। दरअसल बुमराह की बॉलिंग में शुरू से ही ऐसी धार थी, ऐसी गति थी, ऐसी विविधता थी कि 7-8 साल से प्रैक्टिस करने वाले बल्लेबाजों को उन्हें खेलना और झेलना मुश्किल हो गया। आलम ये हो गया कि सालों से प्रैक्टिस कर रहे बल्लेबाज नए नवेले बुमराह के बॉलिंग एक्शन की शिकायत लेकर कोच के पास पहुंचने लगे। वो बच्चे तो सब बोलते कि सर ये तो थ्रो बॉलिंग कर रहा है, तो हमको उसके सामने खेलना नहीं है, क्योंकि ज्यादा स्पीड से बॉल डालता था ना, तो जो बैटिंग करते थे वो सब डरते थे। बॉल उसके हाइट के ऊपर से जाता है, बाउंसर जाता था, स्पीड ज्यादा थी, तो सब बोलते कि सर इसको बॉलिंग मत दो, वो थ्रो डालता है। इत्तेफाक देखिए कि जो बुमराह आज दुनिया के धाकड़ से धाकड़ बल्लेबाजों के लिए अनप्लेएबल बने हुए हैं, वो सीखने के दिनों में अपने क्लब के बल्लेबाजों के लिए भी वैसे ही अनप्लेएबल थे। क्या कहेंगे आप इसे? क्या बुमराह ने अभिमन्यु की तरह अपनी मां के गर्भ में ही बल्लेबाजी का चक्रव्यूह तोड़ने का हुनर सीख लिया था? पेरिस ओलंपिक में भारत को गोल्ड की सबसे ज्यादा उम्मीद जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से ही थी, लेकिन मांसपेशियों में एक हिजाब की वजह से गोल्ड उनके हाथ से निकल गया। फिर भी इस दमदार खिलाड़ी ने सिल्वर को हाथ से नहीं जाने दिया। पेरिस ओलंपिक में भारत को एकमात्र सिल्वर नीरज चोपड़ा ने ही दिलाया। नहीं, सिल्वर से भी हम बहुत खुश हैं। साल 2024 जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के नाम से आने वाले कई वर्षों तक याद किया जाएगा। इसी साल 9 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर नीरज ने इतिहास रच दिया। दरअसल टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड के बाद पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। जो पानीपत भारतीय इतिहास के 3 बड़े युद्धों का साक्षी रहा है, उस पानीपत के सपूत नीरज चोपड़ा ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतकर कभी ना मिटने वाला इतिहास लिख दिया। सोचिए, जिस शख्स की आसमानी कामयाबी पर हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता गौरवान्वित महसूस कर रही है, उस शख्स की मां अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझ रही होगी। मां के कलेजे के टुकड़े ने कमाल का कमाल कर दिखाया तो मां का कलेजा आनंद सागर में गोते लगाता नजर आया था। हम तो बहुत खुश हैं, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड करने लग रहा, गोल्ड उसका आएगा वो भी मारा लड़का जी मेहनत कर सब जा रहे। 9 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जब सिल्वर जीता तो उनके पिता सतीश चोपड़ा की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। परमात्मा ने पिता के हृदय को कुछ इस तरीके से गढ़ा है कि उसे अपनी सफलता से ज्यादा गौरव अपने बेटे की सफलता पर होता है। अपने देश के लिए खूब फाइट किया उसने, सिल्वर मेडल जीता है। बड़ी खुशी है हमारे लिए कि अभी तक हम ब्रॉन्ज जीते हुए थे, अभी हमने सिल्वर जीता है। नीरज चोपड़ा की कामयाबी की फहरिस्त काफी लंबी हो चली है। अक्टूबर 2023 में हांगझोउ एशियन गेम्स के जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। पेरिस ओलंपिक में जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से वो बेशक लगातार 2 गोल्ड हासिल करने से चूक गए, फिर भी देश के लिए सिल्वर मेडल लाने वाले वो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। महान सितार वादक पंडित रविशंकर के निधन के बाद सितार की दुनिया में एक खालीपन महसूस किया जा रहा था, लेकिन इस खालीपन को पूरी शिद्दत के साथ दूर कर रहे हैं ऋषभ रिखीराम शर्मा। संयोग से ऋषभ पंडित रविशंकर के सबसे कम उम्र के और आखिरी शिष्य हैं। ऋषभ ने सितार की तान से दुनिया भर के अवसादग्रस्त लोगों को ठीक करने का बीड़ा उठाया है और अपनी इस मुहिम में वो काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं।
शंकर संकट हरना। सुरों की देवी मां सरस्वती की कृपा से सितार पर फिरती उंगलियां और शिवत्व के स्पंदन से सिक्त गले से निकलती उपासना की स्वर लहरियां। अपने अनूठे संगीत से अंतरात्मा को तृप्त कर देने वाले ऋषभ रिखीराम शर्मा आज सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके हैं। देश के मूर्धन्य सितार वादक मरहूम रविशंकर के सबसे कम उम्र के और आखिरी शिष्य ऋषभ के लिए संगीत पेशा नहीं बल्कि उपासना है, परमात्मा से आत्मा के मिलन का साधन है। ऋषभ के लिए सितार कोई जड़ वाद्य नहीं बल्कि चेतन यंत्र है। बहुत सौभाग्य है। मैं समझता हूँ कि सितार ने मुझे चुना, मैंने सितार को नहीं चुना। वैसे ऋषभ का सितार वादक बनना एक अजब इत्तेफाक है, क्योंकि बचपन में इनके माता पिता इन्हें सितार छूने तक नहीं देते थे, इस डर से कि कहीं ये उसके तार न तोड़ दें। पर एक बार हुआ ये कि इनकी कंपनी में बना एक सितार ऑर्डर पर स्विट्जरलैंड भेजा गया और वहाँ उसकी एक स्ट्रिंग टूट गई, जिसकी वजह से क्लाइंट ने उस सितार को वापस भेज दिया। संजय शर्मा ने उस सितार को दोबारा ठीक कर दिया और घर में ही एक खूंटी पर उसे टांग दिया। तब ऋषभ ने उस सितार को बजाने की अनुमति अपने पापा से ये कहकर ली कि ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है। पापा से अनुमति मिलने के बाद 10 साल की अबोध उम्र में ऋषभ ने जब पहली बार सितार पर अपनी उंगलियां फेरी तो उसकी धुन सुनकर पिता संजय शर्मा हतप्रभ रह गए। जब मैंने पकड़ा सितार, और वो छोटा सितार था, इट्स कॉल्ड स्टूडियो सितार जो हम बनाते हैं, तो जब मैंने पकड़ा तो तुरंत मैंने 2-3 गाने उस पर निकाल दिए फटाफट, लाइक विदिन 2 मिनट्स। और मैंने सारे गामा पादा नीसा भी फिगर आउट कर लिया। अच्छा। और पापा एकदम हैरान हो गए, कैसे पता तुम्हें ये सब? मैं बोला ये गिटार जैसा ही है, इतना फ्रेट्स भी वैसे ही हैं, स्ट्रिंग का एक्शन भी वैसा ही है। और बहुत हैरान हुए पापा, कहते चलो कल से तुम्हारी क्लास स्टार्ट। पंडित रविशंकर से भी ऋषभ की पहली मुलाकात किसी इत्तेफाक से कम नहीं है। दरअसल 12 साल की उम्र में ऋषभ अपनी वाद्य कला को रिकॉर्ड कर उसे सोशल मीडिया पर डालने लगे थे। उसी दौरान उन्होंने अपना एक आइटम सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसे लंदन के दौरे पर गए पंडित रविशंकर ने इत्तेफाकन सुन लिया। सुनने के बाद उन्होंने कलाकार का नाम देखा और रिखीराम पढ़कर सीधे ऋषभ के पिता संजय शर्मा को फोन लगा दिया और बगैर किसी लाग लपेट के कहा कि मैं दिल्ली लौटूंगा तो अपने बेटे को लेकर मेरे पास आना। दिलचस्प तो ये है कि जिस तिलक कामोद राग को सुनकर पंडित रविशंकर के मन में ऋषभ को अपना शिष्य बनाने की प्रेरणा हुई, उसमें ऋषभ ने राग गलत लगाया था। तो गुरुजी कहते कि तुम्हारा मैंने रिकॉर्डिंग सुना था यूट्यूब में, तिलक कामोद गलत बजा रहे थे तुम। अच्छा। और फिर गुरुजी ने सितार उठाया और तिलक कामोद बजाया, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उससे प्यारी और ब्यूटीफुल चीज़ मैंने आज तक जिंदगी में नहीं सुनी। मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं, दिस इज द 12-year-old मी इज लाइक वाओ। फिर गुरुजी ने सितार रखा, फिर बोलते कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है इस बच्चे में, तो अगर आपकी आ गया हो तो मैं इसका गुरु बनना चाहूँगा, और इसको जितनी मेरे पास ज़िंदगी बची है उतना मैं इसको सिखाना चाहूँगा। मम्मी पापा का जैसे कहते हैं ना, जॉ ड्रॉपिंग रिएक्शन। इससे बड़ा इत्तेफाक भला और क्या हो सकता है। ऋषभ को गुरु रूप में पंडित रविशंकर का मिलना साक्षात शंकर के मिल जाने जैसा था। गुरु शिष्य के अलौकिक मिलन का उत्कर्ष साल 2022 में तब देखने को मिला जब व्हाइट हाउस में आयोजित पहली दिवाली में इन्हें परफॉर्म करने का न्योता मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस के सामने जब इस 24 साल के युवा कलाकार ने अपनी सोलो प्रस्तुति दी तो वहां मौजूद हजारों संगीत प्रेमी मंत्रमुग्ध हो गए। इतना ही नहीं, ऋषभ दुनिया के अकेले सितार वादक हैं जिसने अमेरिका के ह्यूस्टन के NGR स्टेडियम में 60,000 सुधीर श्रोताओं के सामने सोलो परफॉर्मेंस दिया, और उस समय दुनिया भर के 50 करोड़ लोग उसे लाइव देख रहे थे। आज इनका सितार सुनकर दुनिया भर के लाखों लाख लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, मानसिक अवसाद से बाहर निकल रहे हैं। भारत आध्यात्म की अनादि भूमि है। सुख, सुविधा, ऐश्वर्य, ये सब कुछ आपको धरती के किसी हिस्से में मिल सकता है, लेकिन मानसिक शांति की तलाश में भटकते इंसान को भारत भूमि पर आकर ही सुकून मिलता है।
मौजूदा दौर में मानसिक शांति की तलाश में भटकने वाले इंसानों का सबसे विश्वसनीय स्थान वृंदावन में स्थित प्रेमानंद महाराज का आश्रम है। प्रेमानंद के दरबार में राजा से लेकर रंक तक आकर दंडवत कर रहे हैं। अगर आपको प्राचीन हिंदुस्तान की महान ऋषि परंपरा की ठीक वैसी ही झांकी देखनी हो तो चले आइए भगवान कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में और एक झलक देख लीजिए पीतांबरधारी संत प्रेमानंद जी महाराज को। राधा नाम को जीवन मुक्ति का साधन बना चुके प्रेमानंद जी महाराज घोर कलयुग में भी सतयुग, त्रेता और द्वापर के निष्काम संदेशों को सहज भाषा में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अध्यात्म ही है जो तुम्हें सार कष्ट सहकर मुस्कुराकर जीने का रास्ता बता देगा कि आप आनंदित हो जाओगे। कुछ नहीं बिगड़ा, अध्यात्म है तो कुछ नहीं बिगड़ा, अध्यात्म नहीं है तो कुछ नहीं बना, कुछ हाथ नहीं लगा। कुछ तो अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति है इस विभूति में, वरना जिस इंसान के पास ना घर है, ना परिवार है, ना धन दौलत है और ना ही किसी तरह का सांसारिक पद पावर है, उसके पास आखिर क्यों बड़े बड़े नामवर लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं और आखिर क्यों समाधान की उम्मीद में हाथ खड़े कर देते हैं। सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ यूरिस्ट। यहाँ तक कि न्यायाधीश के आसन पर विराजमान होकर दुनिया को इंसाफ देने वाले बड़े बड़े न्यायमूर्ति भी यहाँ पहुंचकर न्याय की अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि हमको बड़े न्यायाधीश के पास पहुंचना है अपने प्रभु के पास जाना है। धीरे धीरे समय हमारा तो नाम जप ना छूटे। दरअसल भारत के सदियों पुराने अनमोल आध्यात्मिक ग्रंथों में आप जिन कालातीत मानवीय मूल्यों का सैद्धांतिक विस्तार पाते हैं, उन्हीं मूल्यों की व्यावहारिक और प्रत्यक्ष अनुभूति आपको इनकी जीवन शैली के जरिए हो सकती है। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस एडवांस युग में ईश्वर की प्रत्यक्ष महिमा और कृपा करुणा का साक्षात प्रमाण है ये संत। 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से इनकी दोनों किडनी फेल है। 17-18 साल पहले डॉक्टरों ने मेडिकल साइंस की गहन पड़ताल के आधार पर इनकी कुल जिंदगी 2-2.5 साल मुकर्रर की थी। लेकिन अपने आराध्य के प्रति प्रेमानंद जी की अप्रमेय अखंड अटूट आस्था मेडिकल साइंस के प्रामाणिक सिद्धांतों को परास्त कर चुकी है। तो वंदे में है दम में आपने देखा जाते हुए साल में महा एपिसोड, लेकिन नए साल में मुलाकात आपसे एक बार फिर होगी किसी नए शख्सियत के दमदार सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।